एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स 12th मई का, फिर हम 13th मई 14th मई का भी करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ डिफेंस क्लॉज इन ग्लोबल लॉ। ग्लोबल लॉ में सेल्फ डिफेंस क्लॉज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान का जो भी टेररिस्ट बेस है वो इंडिया पे बार बार अटैक कर रहा है, तो इंडिया को इसमें सेल्फ डिफेंस का क्लॉज मिलेगा। इंडिया कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकता है वर्ल्ड के लॉ में, वर्ल्ड या ग्लोबल लॉज में जो भी इंडिया के सेल्फ डिफेंस के फीचर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिस दिन हम लोगों ने एटॉमिक वेपन जो है हमारा, उसका परीक्षण किया था, एटॉमिक वेपन का टेस्टिंग किया था 1998 पोखरान में, उससे रिलेटेड है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये दोनों टॉपिक को हम आराम से समझते हैं, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहते हैं। सेल्फ डिफेंस क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू सीज ऑल फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया टू सीज ऑल फायरिंग, सारा फायरिंग सीज करना, एंड मिलिट्री एक्शंस फॉलोइंग प्रिसीजन स्ट्राइक बाय इंडिया। तो ये तो आपको पता ही है कि सीज फायर हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच झड़प हुई और सीज फायर हो गया। तो इसके बारे में यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन का राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या कहता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर जनरली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ फोर्स अंडर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ फोर्स, वो मना करता है, बोलता है कि यूनाइटेड नेशन का काम ही है पीस बनाना, बाकी कंट्रीज जो है यूज ऑफ फोर्स नहीं करें, यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट करता है। बट आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन में, प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन देता है, परमिटिंग द यूज ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस। अगर सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज करना पड़े तो किया जा सकता है। इफ एन आर्म्ड अटैक अकर्स अगेंस्ट अ मेंबर स्टेट, किसी भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर के अगेंस्ट में कोई आर्म्ड अटैक होता है तो सेल्फ डिफेंस यूज किया जा सकता है, आर्टिकल 51 अलाउ करता है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस के लिए तो इस साल के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन निकारागुआ वर्सेस यूएस 1986 इंटरप्रेटेड आर्म्ड अटैक एज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ यूज ऑफ फोर्स। आर्म्ड अटैक किसको माना जाएगा, ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ यूज ऑफ फोर्स को माना जाएगा। अंडर आर्टिकल 51 स्टेट्स मस्ट इमीडिएटली नोटिफाई द यूएनएससी ऑफ एनी एक्शन टेकन इन सेल्फ एडवांस। यूएन का एक दूसरा बॉडी कौन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जब भी अगर सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज किया जा रहा है तो जो भी कंट्री यूज करे वो यूएनएससी को इन्फॉर्म करे, फटाफट इमीडिएटली नोटिफाई करे कि उसने सेल्फ डिफेंस में फोर्स का यूज किया है। इंडिया ने क्या किया, मई 7 को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने मेजर्ड रेस्पॉन्स लिया, ये हमने सीधे सीधे बता दिया, इम्प्लाइंग इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 51 दो नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट। तो हमने इम्प्लाई किया कि हम आर्टिकल 51 को जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने एक मेजर्ड रेस्पॉन्स लिया है, बहुत हैवी रेस्पॉन्स नहीं लिया, बट भले ही हमने आर्टिकल 51 बोल के इसका यूज नहीं किया। इंडिया की मेट 8 की ब्रीफिंग ये कहती है टू 13 ऑफ 15 यूएससी मेंबर वाज लाइकली इन फुलफिलमेंट ऑफ दिस रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, कि 15 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर में से 13 कंट्रीज को हमने वो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल किया। मतलब सारी कंट्रीज को हमने बताया, जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है प्रेजेंट में, उन 15 कंट्रीज में 13 कंट्रीज को हमने बताया कि हमने ये फोर्स यूज किया है। राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के अंदर राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 मना करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और निकारागुआ वर्सेस यूएस केस में आर्म्ड अटैक मतलब ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ यूज ऑफ फोर्स बोला गया था। 7 मई को हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और 8 मई को हम लोग बताते हैं यूएनएससी मेंबर्स को। तो ये सारा कुछ होता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशन का मेन बॉडी क्या होता है, जनरल असेंबली, जिसमें सारे कंट्रीज होते हैं 193। उससे भी बड़ा बॉडी क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मेंबर्स तो कम है बट मैक्सिमम पावर इसी के पास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स हैं परमानेंट। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के, बताइए। यूएस है, रशिया है, और कौन कौन सा है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, और बाकी 10 कंट्रीज जो हैं 2 साल के लिए आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है। अब एक इससे से रिलेटेड डॉक्ट्रिन आता है जिसको बोलते हैं अनविलिंग और अनएबल डॉक्ट्रिन। क्या बोलते हैं, अनविलिंग और अनएबल। दिस इज एन इमर्जिंग प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। 9/11 के बाद से ये एक इमर्जिंग प्रिंसिपल है। इट अलाउज अ स्टेट
to use self-defensive force against non-state actors operating from another state territory if the state is unwilling, unable to stop the threat. अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर। आर्मी को क्या बोलते हैं? स्टेट एक्टर। तो अगर कोई टेररिस्ट किसी और कंट्री से यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए? और वो कंट्री जो है जहाँ से अटैक हो रहा है वो अनविलिंग है, अनेबल टू स्टॉप द थ्रेट, वो थ्रेट स्टॉप नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अनविलिंग भी है और थ्रेट को स्टॉप भी नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन। तो फिर हमें जाना पड़ेगा और उसको थ्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इट वॉज प्रोमिनेंटली इन्वोक बाई यूएस, यूएस ने इन्वोक किया। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ के मारा है ना, आईएसआईएस पे बॉम्बार्डिंग किया सीरिया के अंदर। हाउएवर बहुत सारी कंट्रीज, रशिया, चाइना इसको क्रिटिसाइज भी करती हैं क्योंकि यूएस ने जब किया था। मैक्सिको फॉर अंडरमाइनिंग स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट का, किसी एक कंट्री का सॉवरेनिटी हैम्पर होता है क्योंकि उसके अंदर घुस के कोई दूसरा कंट्री मारता है, तो एक कंट्री का जो सेल्फ राइट है वो हैम्पर हो रहा है। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में 3 फॉर्मूला बताया। 3 फॉर्मूला कि अगर मान लो कोई नॉन स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर मतलब टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, वो रिपीटेडली अटैक कर रहा है, ठीक है, और जिस कंट्री में वो नॉन स्टेट एक्टर है उसका होस्ट स्टेट अनविलिंग है और इनफैक्ट उसको सपोर्ट भी कर रहा है, स्पॉन्सर भी कर रहा है, तब क्या होना चाहिए? तब कोई दूसरा कंट्री जिस पे अटैक हो रहा है वो उसको एलिमिनेट कर सकता है। तो पहलगाम अटैक के बाद हमने यही सारा एक्शन यहाँ पे जस्टिफाई किया है। This suggests implicit reliance on unwilling or unable doctrine, though it is not codified. कहीं भी कोडिफिकेशन नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशन या किसी और लॉ में इसको लिखा नहीं गया है, बट ये अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है। सेकेंड टॉपिक, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड ऑफिशियल थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 एज यंत्र। यंत्र करके हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे लेके आए हैं। यंत्र मतलब युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यंत्र। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द डीएसटी अनाउंस द ऑफिशियल थीम। क्या ऑफिशियल थीम है इस साल का? यंत्र। यंत्र का फुल फॉर्म क्या है? युगांतर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। तो ये हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं 11 तारीख को मनाते हैं। 11 मई से 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्टिंग किया था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का, तब से हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते आ रहे हैं। यंत्रा के अंदर क्या है? यंत्रा ड्रॉन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ट्रेडिशन, सिग्निफाइज नॉट जस्ट मैकेनिकल टूल बट ऑल्सो सिंबॉलिक पावर। यंत्र मतलब सिस्टमैटिक थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग। यंत्र मतलब सिनर्जिस्टिक इनोवेशन, मतलब बहुत सारी बॉडीज एक साथ मिलकर काम करें, उससे सारी एनर्जी कंबाइंड होती है तो सिनर्जी आती है। स्केलेबल टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। द टर्म युगांतर मीनिंग इपोचल ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप। हम आप कहाँ चले जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी, सीधे सीधे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से कहाँ चले जा रहे हैं? ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन इंडियाज इनोवेशन नैरेटिव। इंडिया का इनोवेशन नैरेटिव में क्या है? शिफ्ट है। तो अगर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बात करें, 11 मई के बारे में बात करें, तो 11 मई वाज अ हिस्टोरिकल डे। 11 मई 1998 यहाँ हमने पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्टिंग किया अंडर ऑपरेशन शक्ति, एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया को हमने न्यूक्लियर वेपन स्टेट एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड हंसा 3 एयरक्राफ्ट, बेंगलुरु में हमने वहाँ पे टेस्ट फ्लाइट किया, और साथ साथ सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग ऑफ त्रिशूल मिसाइल भी इसी डे को किया गया है। तो ये है 1998। 1998 से हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखो, 2 बार हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का टेस्टिंग किया, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर, एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर। तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी के अंडर टेस्टिंग कर रहे थे, वो दिन क्या था? मई 18, 1974। मई का महीना ही चुनते हैं हम लोग, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और इसका नाम क्या रखा गया? 1998 में पोखरण ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। इसमें हमने क्या टेस्ट किया? 1 प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस हमने यहाँ पे टेस्ट किया, प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस। द गवर्नमेंट कॉल्ड द टेस्ट अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेस्ट को क्या बोला? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। हम लोग इसको किस चीज के लिए बना रहे हैं? एनर्जी पर्पस के लिए हम लोग टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। साइंटिस्ट राजा रमन्ना, होमी सेथना, ये लोग साइंटिस्ट
लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। यूएस ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना लिया, है ना, बाकी कंट्रीज के साथ मिलके, यूएसएसआर के साथ मिलके। तो ये उस समय हमारा थोड़ा सा बैकलॉग था, बट हमने अच्छा काम यहाँ पे किया। पोखरण 2, बट यहाँ पे हमने फुल तरीके से हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए। पार्शियल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए, ऐसा आप बोल सकते हो, या सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए, ऐसा आप बोल सकते हो। पोखरण 2 के टाइम पे क्या किया? मई 11 से 13 1998, इस टाइम पे हमने बहुत सारा, है ना, बहुत सारा न्यूक्लियर टेस्ट किया। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के साथ में हम लोगों ने ये टेस्ट किया, जब वो लीड कर रहे थे इंडिया को, वो प्राइम मिनिस्टर थे। मई 11 को ये टेस्टिंग हुई। यहाँ पे जो की साइंटिस्ट लोग थे उसमें डॉक्टर कलाम एक साइंटिस्ट थे, के संथानम, अनिल काकोदर एंड आर चिदम्बरम, ये साइंटिस्ट लोग वहाँ पे मौजूद थे। बाद में क्या हुआ? द यूएस स्ट्रांगली कंडेम द टेस्ट, और यूएस ने बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया, बाकी कंट्रीज ने भी सैंक्शन लगाया, और पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों बाद ही टेस्टिंग कर ली। मतलब पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी तैयार ही थी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू, जय हिंद।